हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फायर कंट्रोल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि कहीं अगर आग लग जाती है किसी भी वजह से तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, वो इस चीज में सीखेंगे। इसी चैप्टर के पिछले वाले पार्ट में हमने ये देखा था कि जो फायर लगती है, कहीं भी आग लगती है, उसके लिए तीन चीजें इसेंशियल है। एक तो फ्यूल, एक होता है इग्निशन टेम्परेचर तक चीजों का पहुंचना, और तीसरी चीज होती है ऑक्सीजन। तो अगर तीनों चीज हमारे पास अवेलेबल है तभी आग लगती है और लगी हुई रह सकती है। लेकिन अगर हमें आग को बुझाना है, फायर को कंट्रोल करना है, तो इसका ठीक उलट प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। मतलब जो फ्यूल है जिसकी वजह से आग लग सकती है उसे हटाना पड़ेगा, एयर यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई को बंद करना पड़ेगा, और इग्निशन टेम्परेचर से टेम्परेचर को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो अगर हम ये तीनों काम कर पाते हैं तो फायर कंट्रोल हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। तो इसमें से पहला पॉइंट हम देखते हैं, रिमूविंग द फ्यूल। फ्यूल के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो फ्यूल है वो फायर के लिए फूड का काम करता है। जब तक फ्यूल नहीं होगा तब तक आग परसिस्ट नहीं कर पाएगी। तो किसी वजह से अगर कभी कहीं आग लग जाती है तो पहला काम हमारा ये होगा कि ऐसे मटेरियल जो आग पकड़ सकते हैं, जो फ्यूल का काम कर सकते हैं और जो आग को बढ़ा सकते हैं, उन्हें तुरंत वहां से हटा दिया जाए। जैसे कि मान लो गैस का सिलेंडर रखा हुआ है, या कोई क्लोथ रखे हुए हैं, या कोई ऐसी चीज जो जल्दी आग पकड़ सकती है, अगर वो रखे हुए हैं तो फटाफट उन्हें वहां से रिमूव कर देना चाहिए। ये ही रिमूविंग द फ्यूल है। तो आग बढ़ने से रोकने के लिए हमें पहला काम काम क्या करना पड़ेगा कि जहां आग लग रही है वहां से फ्यूल को तुरंत हटा दिया जाए। दूसरा काम, हमें हीट को कम करना है, टेम्परेचर को कम करना है, ताकि चीजें अपने इग्निशन टेम्परेचर से थोड़े नीचे टेम्परेचर पे पहुंच जाए और वो जलना बंद हो जाए। तो टेम्परेचर को कम करने के लिए ठंडे पानी की जरूरत पड़ सकती है। तो जहां कहीं आग लगी है वहां पर आप वाटर का स्प्रे करें। वाटर का स्प्रे करने से उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इग्निशन टेम्परेचर से जैसे ही चीजों का टेम्परेचर नीचे होगा तो वो जलना बंद कर देगी। लेकिन दो जगह पर इस वाले अप्रोच में परेशानी आती है, पानी वाले अप्रोच में। एक तो अगर आग ऑयल या पेट्रोल की वजह से लगी हुई है, या ऑयल या पेट्रोल जल रहा है, उस पे आपने अगर पानी छिड़का तो जो ऑयल होता है ना वो पानी से हल्का होता है, और पेट्रोल भी पानी से हल्का होता है। तो ऑयल तो नीचे बैठ जाएगा, और जो पेट्रोल और डीजल है या कोई भी चीज है, ऑयल, वो ऊपर तैरती रहेगी, तो वो तो ऊपर ऊपर जलता रहेगा और पानी नीचे चला जाएगा। तो ऑयल और पेट्रोल अगर जल रहे हैं तो पानी वाला तरीका ठीक नहीं है। इसी तरह से अगर कभी आग लगने का कारण इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट है तो वहां भी पानी फेंकना ठीक नहीं होगा, क्योंकि पानी थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अगर पानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो जो लोग फायर फाइटिंग कर रहे हैं, यानी कि आग बुझाने का काम कर रहे हैं, उन्हें करंट लग सकता है। तो दोनों ही स्थितियों में पानी का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए हीट को कम करने के लिए। तो इन स्थितियों में हम इग्निशन टेम्परेचर से कम करने के लिए वाटर का उपयोग तो नहीं करेंगे। और कुछ काम किया जा सकता है क्या, वो हम इधर देखते हैं, रिमूविंग द एयर सप्लाई। आग बुझाने का एक अगला तरीका है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को हम ब्लॉक कर दें। ऑक्सीजन अगर नहीं जा पाए तो मैंने आपको एक प्रैक्टिकल के थ्रू बताया था कि अगर कोई, जैसे कैंडल है जो जल रही है बाहर, अगर उसको जार से ढक दिया जाए तो थोड़ी देर बाद ये जलना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी, और किसी चीज के जलते रहने के लिए जरूरी है कि ऑक्सीजन उपलब्ध हो। अब अगर हम किसी, कहीं आग लगी हुई है और उसको बुझाना चाहते हैं, तो एक काम क्या कर सकते हैं कि वहां ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दें। ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करने का क्या क्या तरीका है वो देखते हैं। तो सबसे पहले चीज तो हम कर सकते हैं, चीजों को ढक सकते हैं। किससे ढक दें? जैसे चीज पे ब्लैंकेट डाल दें। तो ब्लैंकेट डाल दें तो उस वो ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी। या मिट्टी से ढक दें, रेत से ढक दें, या कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से भी हम जलती हुई चीज को ढक सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी उसके चारों तरफ परत बना लेती है और ऑक्सीजन को आने नहीं देती। जैसे मान लो ये फ्यूल है जो जल रहा है, ठीक है, इसमें आग लगी हुई है। अगर हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड से ढक दे तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी परत बना लेता है कि ऑक्सीजन को अंदर आने
नहीं देगा और ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देगा, तो फिर ये चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं जल पाएगी। तो जो आग बुझाने वाले संयंत्र होते हैं, जिन्हें फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई होती है। जैसे अपन उसको छिड़कते हैं तो उस फ्यूल के चारों ओर CO2 की लेयर बन जाती है, O2 का आना निषेध हो जाता है, प्रोहिबिटेड हो जाता है। तो इस वजह से फिर क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। तो कभी कभी इलेक्ट्रिक एपरेटस में या पेट्रोल डीजल वाले में जब कभी आग लग जाए तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड वाली चीज का उपयोग करना चाहिए, ना कि पानी का उपयोग करना चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है। अब अगला टॉपिक आता है कि कंबशन के क्या क्या टाइप है। तो कंबशन को मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है: रैपिड, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोजिव। तो रैपिड कंबशन का मतलब क्या है वो देखो: द कंबशन रिएक्शन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट टाइम। तो ऐसी कंबशन रिएक्शन जिसमें बहुत ज्यादा हीट और लाइट एनर्जी थोड़े से टाइम में प्रोड्यूस हो जाती है, उसे रैपिड कंबशन कहते हैं। जैसे कि कुकिंग गैस, गैस स्टोव, इन सब में थोड़ी सा टाइम, थोड़ी सी एक चिंगारी लगाई, बहुत सारी लाइट, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, जिससे हम चीजों को गर्म कर सकते हैं, खाना बनाने में काम ले सकते हैं। पर ये बहुत ज्यादा है, पर इतना भी ज्यादा नहीं है कि ब्लास्ट ही हो जाए। तो रैपिड कंबशन आग लगाने के लिए काम आ रहा है। अगला है स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या है वो देखो: द कंबशन रिएक्शन विच अकर ऑन इट्स ओन, यानी अपने आप ही हो जाता है, बाहर से कोई चीज को जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे बर्निंग ऑफ व्हाइट फास्फोरस ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर अगर व्हाइट फास्फोरस फास्फोरस रखा हुआ है तो धीरे धीरे वो अपने आप ही जलने लग जाता है। इसे स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। इसी तरह से कोल माइंस में, कोयले की खानों में या फॉरेस्ट में, जंगल में कभी कभी अपने आप ही आग लग जाती है। इस वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस वाली प्रक्रिया को हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस कंबशन। इसके बाद अगली तरह का कंबशन है वो है एक्सप्लोसिव कंबशन। एक्सप्लोजन यानी ब्लास्ट हो जाना। तो ये ब्लास्ट हो जाना किसको कहेंगे? अ वेरी फास्ट कंबशन रिएक्शन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड साउंड आर प्रोड्यूस्ड। है ना, ऐसी कंबशन रिएक्शन जिसमें बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हीट भी निकलेगा और साउंड भी आएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे एक्सप्लोजन। जैसे कि पटाखे चलना, बम चलना, कोई बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होना, ये सभी क्या है? एक्सप्लोजिव कंबशन में आते हैं। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लेम। तो फ्लेम किसे कहते हैं? अ फ्लेम इज अ रीजन वेयर कंबशन ऑफ गैसेस सब्सटेंस टेक प्लेस। तो ऐसा रीजन, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे गैसीय जो मटेरियल होते हैं वो जलते हैं, उसी को अपन फ्लेम कहते हैं। जैसे एलपीजी है, बायोगैस है, वैक्स है। वैक्स जैसे मोम में जो रहता है ना, उसको वैक्स कहते हैं। मोमबत्ती में कैम्फर यानी कि कपूर हो गया, केरोसिन का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो जब जलते हैं तो फ्लेम उत्पन्न करते हैं। इसी तरह से चारकोल एक सॉलिड फ्यूल है जो वेपोराइज नहीं होता है, जो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। तो जरूरी नहीं है कि सारे सब्सटेंस ही फ्लेम प्रोड्यूस करें, कुछ हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एलपीजी, बायोगैस वगैरह। और चारकोल ऐसा है जो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। तो आपको ये, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि जब ऑक्सीजन की सफिशिएंट प्रेजेंस हो तो फिर ब्लूइश फ्लेम बनती है, और इनसफिशिएंट प्रेजेंस हो तो फिर येलो फ्लेम बनती है, तब बर्निंग कंप्लीट नहीं होती है। तो जब सफिशिएंट प्रेजेंस हो, खूब मात्रा में ऑक्सीजन हो, तब तो कंप्लीटली कंबशन रिएक्शन होती है और ब्लू कलर की फ्लेम बनती है। और जब इनसफिशिएंट प्रेजेंस हो तो येलो कलर की फ्लेम बनती है। तो फ्लेम येलो है या ब्लू है, उससे हमें ऑक्सीजन की मात्रा की पता चल जाता है। अब फ्लेम का स्ट्रक्चर अगर हमें देखना हो तो फ्लेम तीन लेयर में बनी होती है। एक ये पहली लेयर हो गई, एक दूसरी लेयर हो गई और एक ये तीसरी लेयर हो गई। तो जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको आउटर मोस्ट लेयर कहेंगे, इसे मिडिल जोन कहेंगे और इसे इनर जोन कहेंगे। तो इसमें जो इनर मोस्ट जोन होता है वो सबसे ठंडा होता है, और जो आउटर मोस्ट जोन है फ्लेम का वो सबसे गर्म होता है। ये सबसे गर्म होता है ना आउटर मोस्ट जोन का, इसलिए इसमें जो ज्वेलर्स होते हैं ना, जो गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह को तपाते हैं, वो इस वाले पार्ट का उपयोग करते हैं, सबसे बाहर वाले पार्ट का।
जो इनर मोस्ट जोन है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। द इनर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम इज डार्क एंड इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। तो जो सबसे अंदर वाला है सबसे ठंडा पार्ट होता है। इसके बाद अगर अपन मिडिल जोन की बात करें, बीच वाला, तो क्या है, ये येलो कलर का होता है जिसमें मॉडरेट टेम्परेचर होता है। मॉडरेट का मतलब होता है कि ना तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है ना बहुत कम टेम्परेचर है। दिस जोन इज द मेजर पार्ट ऑफ अ कैंडल फ्लेम। तो सबसे ज्यादा कैंडल फ्लेम का सबसे अधिक प्रतिशत भाग कहाँ पे आता है, मिडिल जोन में ही आता है। और जो आउटर मोस्ट जोन होता है ये सबसे ज्यादा गर्म होता है। ये ब्लू कलर का होता है। द आउटर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम इज ब्लू। इट इज नॉन ल्यूमिनस जोन। ये चमकता नहीं है और सबसे गर्म होता है। द फ्लेम ऑफ आउटर मोस्ट जोन इज हॉटेस्ट। सबसे ज्यादा गर्म होती है, इसलिए इस फ्लेम का यूज किस में किया जाता है, मेल्टिंग एंड मोल्डिंग, पिघलाने में गोल्ड के पीस को और सिल्वर के पीस को। किसके द्वारा, गोल्ड स्मिथ के द्वारा। जो सुनार होते हैं वो इनका उपयोग करते हैं गोल्ड और सिल्वर को पिघलाने के लिए। ठीक है। अब अगला टॉपिक है कि फ्यूल कौन सा बढ़िया माना जाता है, कौन से फ्यूल को अच्छा फ्यूल कहेंगे, आइडियल फ्यूल, यानी कि सबसे बढ़िया फ्यूल कौन सा फ्यूल है। फ्यूल हम जानते हैं कि जिस चीज को जलाकर एनर्जी प्राप्त की जाती है उसी को फ्यूल कहते हैं। तो कौन सा फ्यूल सबसे बढ़िया माना जाएगा, पहला तो वो फ्यूल जो आसानी से सब जगह मिल जाए उसे फ्यूल कहेंगे अच्छा फ्यूल। जैसे पेट्रोल डीजल को अच्छा फ्यूल तब माना जा सकता है जब सब जगह पेट्रोल पंप लगे हुए हों। अगर पेट्रोल पंप ही 100-100 किलोमीटर दूर पे है तो ऐसा फ्यूल हमारे किस काम का। जैसे मान लो सीएनजी है, वो बहुत अच्छा है पेट्रोल डीजल की तुलना में, कम पॉल्यूशन उत्पन्न करता है, गाड़ियों में ज्यादा एवरेज देता है, लेकिन क्योंकि सीएनजी के पंप इतने जल्दी नहीं मिल पाते हैं तो फिर वो उतना आइडियल फ्यूल नहीं होगा। तो वो फ्यूल जो इजीली अवेलेबल है उसे हम आइडियल फ्यूल की कैटेगरी में डालेंगे। दूसरा, बहुत महंगा भी नहीं होना चाहिए, इतना महंगा भी, जैसे हाइड्रोजन वगैरह फ्यूल हैं वो हो सकता है बहुत महंगे हो। तो इतने, मतलब जो सस्ते फ्यूल है ना वही आइडियल फ्यूल की कैटेगरी में आएंगे। जो महंगे फ्यूल हैं वो आइडियल फ्यूल की कैटेगरी में नहीं आएंगे। उसके बाद अपन देखें कि जो फ्यूल है वो आसानी से जल जाना चाहिए, उसको जलाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़नी चाहिए। अगर किसी के कंबशन में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़े तो ऐसा फ्यूल भी आइडियल फ्यूल नहीं माना जाएगा। अगला, इट शुड प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो आइडियल फ्यूल वो होगा जो हीट एनर्जी अच्छी मात्रा में दे। ऐसे फ्यूल को आइडियल नहीं मानेंगे जिसको जलाने पर जो हीट एनर्जी मिले वो बहुत थोड़ी सी मिले। अगर थोड़ी सी ही हीट एनर्जी मिल पा रही है तो फिर ऐसा फ्यूल अच्छा फ्यूल नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज, ऐसा फ्यूल जिसका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेजा जा सके, ऐसे फ्यूल को हम क्या कहेंगे, आइडियल फ्यूल कहेंगे। अगली चीज जो है कि फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत हाई होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू किसको कहते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि जिससे ज्यादा एनर्जी, कम अमाउंट फ्यूल खर्च करने पर ज्यादा एनर्जी हमें मिल सके, ऐसे फ्यूल को आइडियल फ्यूल कहेंगे। और नेक्स्ट, लास्ट, इट शुड नॉट लीव एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस बिहाइंड। ऐसा फ्यूल जिसमें अनडिजायरेबल ऐसे सब्सटेंस नहीं होना चाहिए जो पोल्यूशन करे, या ऐसे सब्सटेंसेस नहीं होना चाहिए जो एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाए, है ना। अगर कोई ऐसा फ्यूल है जिसको जलाने के बाद बहुत पॉइजनस गैसेस बनती है जिनसे यूज करने वाले को नुकसान हो सके, तो फिर ऐसे फ्यूल को हम आइडियल फ्यूल की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा फ्यूल इफिशियंसी। तो फ्यूल इफिशियंसी क्या होता है, तो आप इसको देखो। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। तो पहले तो आपको कैलोरीफिक वैल्यू का पता लगाना है कि कैलोरीफिक वैल्यू किसे कहते हैं। तो 1 किलोग्राम फ्यूल को हम जलाए, जैसे 1 किलोग्राम पेट्रोल को जलाया, डीजल को जलाया, लकड़ी को जलाया, कोयले को जलाया, तो सबसे अलग अलग अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी। तो जिससे सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, जिससे सबसे कम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम होगी। जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगा वही फ्यूल ज्यादा अच्छा माना जाएगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू किसी फ्यूल की किस फॉर्मूले से दी जाती है, इससे दी जाती है, टोटल प्रोड्यूस्ड हीट बटा टोटल मास ऑफ फ्यूल। तो जितनी हीट प्रोड्यूस हुई उससे उसको डिवाइड कर दो जितने किलो हमने फ्यूल यूज किया। जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारी कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगी।
अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है कि जब फ्यूल को जलाया जाता है तो कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसके बारे में अपन स्टडी कर लेते हैं। तो द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट रिलीजेस अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल इन देयर विच आर पोल्यूटेंट टू द इन्वायरमेंट। तो जब हम लकड़ी को, कोयले को और पेट्रोलियम पदार्थों को जलाते हैं तो उससे कुछ बिना जले हुए कार्बन पार्टिकल एयर में बच जाते हैं, जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह से अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो जाए, कंप्लीट कंबशन हो जब तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, लेकिन अगर पूरी तरह से कंबशन नहीं हो पाए, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाए ढंग से, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड रह जाता है। जब वेन कोल बर्न्स इन एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, जब कोयले को, जैसे बंद कमरे में जब खिड़कियां वगैरह बंद है तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो जब कोयले को जलाया जाता है ना ऐसी कंडीशन में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इसके वातावरण में अगर हम सांस लेंगे तो हम मर भी सकते हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस होती है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि बंद कमरे में, जहाँ खिड़कियाँ वगैरह सब बंद हैं, वहाँ पे रात में कोयले को जलाकर नहीं सोना चाहिए। सर्दी में कभी-कभी सो जाते हैं ताकि भई गर्मी बनी रहे टेम्परेचर बढ़ने से, पर वो नुकसानदायक हो सकता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम कंप्लीट बर्निंग भी करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जलता मिलता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारे आसपास, पृथ्वी के आसपास एक परत बना लेता है। ये परत क्या करती है कि जो सनलाइट है उसको ट्रैप करने का काम करती है। सनलाइट को ट्रैपिंग अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड करेगी, ज्यादा मात्रा में जो सन रे है वो हमारे एटमॉस्फेयर पे रुकेगी, तो यहाँ पे गर्मी बढ़ती जाएगी, जिसको हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो पूरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अगर टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ता जाएगा अर्थ का टेम्परेचर, तो फिर क्या होगा, ग्लेशियर पिघलने लग जाएगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा और हमारी अर्थ जो है वो पानी में डूब जाएगी। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आगे है बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोल एंड डीजल प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब हम कोयले को, पेट्रोल को, डीजल के प्रोडक्ट्स को जलाते हैं तो सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बनते हैं। ये एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और जब बिजली कड़कती है उस टाइम हाई टेम्परेचर पे ये वाटर के साथ मिलकर एसिड बनाते हैं, H2SO4 और HNO3 जैसे, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ये एसिड वाटर में मिलकर बारिश के साथ नीचे आते हैं, जिसे एसिड रेन कहते हैं। ये एसिड रेन जंगलों को नुकसान पहुंचाती है, एनिमल्स को नुकसान पहुंचाती है और बिल्डिंगों को भी नुकसान पहुंचाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन चीजों से क्या क्या नुकसान हो सकता है। थैंक यू।